हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो ये टॉपिक है इस पर हम आप लोगों का कई सवाल आ रहा है। कुछ कंप्यूटर से जो लोग किए हैं वो पूछ रहे हैं मैम क्या पढ़ना है। जो 1 to 5 सीटेड क्लियर किए हुए हैं वो पूछ रहे हैं कि क्या पढ़ना है। जिन्होंने 6 to 8 सीटेड क्लियर किया है वो पूछ रहे हैं। एस्टेड वालों ने 9th 8th पढ़कर क्लियर किया है वो पूछ रहे हैं 9th और 10th पढ़कर। इन सब पर बात करने के पहले मैं थोड़ा सा इस टॉपिक पे बात करूंगी कि कई लोग कह रहे हैं सिलेबस नहीं आया है और कई चैनलों पर पढ़ाई शुरू हो गई है, शुरू कर दिया गया है, अभी तक सिलेबस नहीं आया है, आंदोलन चल रहा है, नियमावली बदल सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं नियमावली में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो एस्टेड नॉट इन मेरिट में था वो वही इससे खुश है, वो एग्ज़ाम होगा बीपीएससी का इसलिए वो खुश है, जो मेहनत करके मेरिट में आया था वो आंदोलन में है। सच यही है कि जो मेरिट में जिनको कुछ देर के लिए सरकार ने रखा था आंदोलन में वही है, और उसमें भी अगर 100 अभ्यर्थी मेरिट में थे तो 30 ही अभ्यर्थी सड़क पर हैं। क्योंकि मैं आपको प्रूफ के तौर पर मैसेज दिखाऊँगी, आपको कमेंट दिखाऊँगी जो मेरिट में थे। उसके बाद ये सबको बराबर कर दिया गया मेरिट एंड नॉट मेरिट को। तो उन्होंने पहले उस समय भी कई ऐसे लोग थे जो समझ रहे थे कि गलती बस सरकार से ये गलती हुई है, क्योंकि 37,000 के आसपास सीटी थी, 30,000 क्वालिफाई किए थे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा मंत्री होकर के इतनी बड़ी गलती उनसे हो ही नहीं सकती है। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि सीट से कम अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं इसलिए सबको नियुक्ति दी जाएगी, किसी का किसी प्रकार से नियोजन नहीं होगा। आगे चलकर जो हेरा फेरी हुई, जो बात पर बदली, सरकार बदलें, ये सबसे आप लोग वाकिफ़ हैं, इसलिए इस पर मैं कोई चर्चा नहीं करूंगी क्योंकि इस पर मैंने कई सारे वीडियोज़ बना दिए हैं। अब मैं आपको जो कमेंट की बात कर रही थी मैं आपको बताती हूँ, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। कमेंट ये था कि वो अभ्यर्थी थे और उनको एस्टेड मेरिट लिस्ट में जो 24 घंटे के लिए रखा गया था वो अभ्यर्थी थे, और उन्होंने मुझे कमेंट किया कि मैम इस नियमावली को लेकर मैं भी वहाँ गया था आंदोलन में अब लोग कह रहे थे 20,000 की भीड़ है, 20,000 की, लेकिन नहीं मैम, मुश्किल से 300-400 अभ्यर्थी थे, और वो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अपना भी समय बर्बाद कर रहे हैं, पढ़ने वालों का भी समय बर्बाद कर रहे हैं। मैम नियमावली में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा, हम लोग भी साफ़ सुथरी बहाली चाहते हैं। अब देखिए, मेरिट और नॉट मेरिट हुआ था, उसमें आंदोलन हुआ था, तो सरकार को लगा कि ये मेरे से गलती हुई है, उन्होंने तुरंत उसको अगले दिन सुधार कर दिया। अब सुधार करने के बाद फिर से आंदोलन हुआ, मेरिट वालों ने कहा हमें मेरिट में दिया है तो हम मेरिट में ही रहेंगे, लेकिन इससे क्या हुआ, इस आंदोलन का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, कोई विज्ञप्ति जारी नहीं हुई, एज इट इज रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसी तरह जो ये नियमावली निकली है इस आंदोलन का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने परसों एक वीडियो डाला था कि कई चैनल पे चल रहा है 18 को बैठक है कैबिनेट में, अकस्मात बैठक हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। अगले मंगलवार को भी बैठक होगा कैबिनेट में, हर मंगलवार को बैठक होती है। इससे कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया। तो उस अभ्यर्थी ने मुझे ये मैसेज किया कि मैम जब यहाँ पर मैं बहुत देर रहा, अचानक से आपके वीडियो का नोटिफिकेशन आया, तो जब मैंने देखा आप क्लास भी शुरू कर चुके हैं तो मुझे अंदर से एक अलग मोटिवेशन मिला। मैम मैं आपको बता दूंगी, शेयर कर दूंगी, मोटिवेशन मिला कि सच में मैम हम लोग ये क्या कर रहे हैं, साफ़ सुथरी बहाली की ओर सरकार ने कदम बढ़ाई है और ये सराहनीय कदम है। मैं यहाँ समय क्यों बर्बाद कर रहा हूँ, और वहाँ से मैं सीधा निकल के मैम घर आ गया हूँ और मैं तैयारी में लग गया हूँ। अब आप मुझे डिटेल में बताएं कि मुझे क्या पढ़ना है। तो फिर मैंने उनको रिप्लाई किया कि आप मेरे चैनल पर देखिए, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, जितने भी अभी क्लास 2-3 आए हैं बिहार बोर्ड का चल रहा है, आप वहाँ से पढ़िए। अच्छा लगा ऐसे अभ्यर्थी के सोच को लेकर के जो कह रहे हैं मैं मेरिट में हूँ, फिर उनको आंदोलन की ज़रूरत नहीं है, वो तो पहले से ही प्रिपेयर्ड हैं, जो मेहनत करके मेरिट में आए हैं भाई, फिर वो एग्ज़ाम से डर क्यों रहे हैं। और जिनको नॉट इन मेरिट में सरकार ने कुछ घंटों के लिए रखा था वो तो खुश हैं, वो तो तैयारी में लग गए हैं। तो आप लोगों से यही गुजारिश है, अभी भी जो भूले भटके हैं, समय अपना बर्बाद कर रहे हैं इस गर्मी में, घर वापस आइए, बैक टू पवेलियन, वैसे भी होना है, पढ़ाई में लग जाइए, कोई फ़ायदा नहीं है, इस नियमावली में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर ये लिख रखा है बिहार शिक्षक बहाली, प्राइमरी 1 to 5 के लिए, मिडिल 6 to 8 के लिए, और हाई स्कूल जो 9th 10th था उनके लिए। देखिए 11th 12 में भी जैसे एस्टेड जिन्होंने निकाला है, या आप समझ सकते हैं जो इससे लेवल के पेपर 2 एस्टेड में जिन्होंने निकाला है, जो 11 12 को पढ़ाएंगे उनके लिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है,
तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे और आपने ये भी देखा होगा कि अभी क्या पढ़ें ये इस पर चर्चा कर लेंगे। उसके बाद किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और देखिए कहीं भी आप अगर अभी वीडियोस देख रहे हैं, क्लासेस देख रहे हैं, तो हर जगह अनुमानतः है, और जो अनुमानतः की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं वो कहीं रुकेंगे नहीं। क्योंकि किसी भी चीज़ को आप कोई भी काम अगर आप सवेरे उठना शुरू करते हैं तो आप 21 दिन तक लगातार उठिए, 22वां दिन खुद ब खुद आपका नींद खुल जाएगा। किसी भी चीज़ को अपने रूटीन में शामिल करने के लिए वो आपको 21 डेज़ करना पड़ता है। अगर लगातार आप वीडियो ही देख कर नोट्स बना रहे हैं या पढ़ने का आपने मन बना लिया है, सोचते तैयार होते और पढ़ने के लिए बैठते बैठते आपके 21 डेज ऐसे ही निकल जाएंगे। उसके बाद आप आदी हो जाएंगे, फिर आप उस चीज़ को पढ़ने में लग जाएंगे। आप कहीं से भी पढ़ें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर कई लोग कह रहे हैं क्या भरोसा है सरकार कितना साल इसमें लगा दी, ये भी सही है। अगर कोर्ट कोई जवाब मांगे सरकार से, ये भी सही है। तो इसमें हम लोग क्यों आप टांग अड़ाएं? जो कोर्ट का काम है कोर्ट करेगी, सरकार का काम है सरकार करेगी, हमारा काम है पढ़ना, हम लोग पढ़ेंगे। इसीलिए समय को व्यर्थ ना करते हुए, अभी सिलेबस आउट नहीं हुआ है, लेकिन अचानक से अगर सिलेबस आउट हो जाए तो आप लोग क्या करिएगा। इसीलिए अध्ययन पर बने रहिए, अभी सब क्लियर होगा कैसे आपको क्या करना है। पहले आते हैं ये जो प्राइमरी वाले हैं जिनका 1 to 5 है, उनको वो पूछ रहे हैं मुझे कहाँ तक पढ़ना है। मैं आपको बता दूं, मैंने पहले ही आप लोगों को कह दिया था क्लास 5 से, क्योंकि 1 से कुछ बचा नहीं है। लेकिन चूँकि जो प्राइमरी वाले हैं उनको सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं दिया जाएगा कि आपको यही सब्जेक्ट पढ़ाना है। प्राइमरी वाले को कोई वो कुछ भी पढ़ा सकते हैं, तो बेहतर है कि आप 1 से ही उठा लीजिए। और नॉट ओनली प्राइमरी बट आल्सो मिडिल हाई स्कूल के जो भी अभ्यर्थी हैं वो भी 1 से उठाइए। 1 2 3 4 एक दिन में आपका ख़त्म हो जाएगा। आप कहेंगे मैं ही करा दूंगी, लेकिन 1 से ही मान के चलिए। मैं प्राइमरी वाले की बात कर रही हूँ, ये प्राइमरी वाले हैं, ये 1 से उठाइए। और आप अभी फ़िलहाल अपना 8 तक टारगेट बना के रखिए, जब तक कि सिलेबस नहीं आया है। कम से कम आप EVS तो ज़रूर कंप्लीट कर लीजिए। 1 to 8 EVS तो ज़रूर कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद मैं आऊँगी कि अगर प्रश्न में पलटवार हो जाए तो फिर आपको क्या करना है, फिर भी ये चीज़ आपके काम में आएंगे। आते हैं 6 to 8 वाले जिन्होंने पेपर 2 सीटेट किया हुआ है, उनको क्या पढ़ना है। तो वो यहाँ पर स्टार्ट कर दीजिए 5 to 10। EVS की मैं बात कर रही हूँ, यानी कि आप इसको EVS को SST के तौर पर लेकर चलिए। 5 तक जो आपका EVS है, 6 से वो आपके SST में कन्वर्ट हो जाता है। 5 to 10 पर आ जाइए, मिडिल जो 6 to 8 जिन्होंने पेपर 2 किया है, और जो 9th 10th यानी कि स्टेट जिन्होंने किया हुआ है, उनको भी यहाँ 5 से लेकर के 5 up to 11 तक आपको लगना है। बिल्कुल लग जाइए, आपके पास समय नहीं है। ये किसी भी कीमत पर ये आपका जो अध्ययन है बेकार नहीं जाएगा। चाहे आपके एग्ज़ाम में पूछे ना पूछे, पूछना तो तय है, EVS से पूछा ही जाएगा। आपको पढ़ाने में बहुत मदद मिलेंगे। और साथ ही साथ आप नोट्स बनाते जाइए। जिस तरह मैं 2 क्लास 3 क्लास ले चुकी हूँ, आप देखिए उससे मैंने कितना प्रश्न बताया है, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। मैंने 5th क्लास से शुरू किया है और 5th क्लास को मैंने कंप्लीट कर दिया है। इसमें बस 2 ही चैप्टर आपको पढ़ने थे, ये दोनों मैंने पटना से नाथुला की यात्रा और ऐतिहासिक स्मारक जो भी बिहार में है वो सारा चीज़ मैंने करवा दिया है। तो एक बार आप प्ले लिस्ट चेक कर लीजिए। 5 के बाद आप 6 पे आ जाइए। इसके बाद यहाँ पर ये आपका क्लियर हो गया। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ EVS की बात कर रही हूँ, क्योंकि जब तक सिलेबस नहीं आया आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। आपके पास कोई भी रास्ता नहीं है, आपको ये करना ही पड़ेगा। अब बात है NCERT पढ़ें या SCERT। तो मैंने SCERT मैंने बिहार बोर्ड से पढ़ाना शुरू किया है, लेकिन मैं बीच बीच में NCERT भी लाऊंगी, क्योंकि NCERT का कंटेंट जो होता है उसमें डेट स्पीच जो होता है उसको किसी भी एंगल से कहीं से भी काटा नहीं जा सकता है। बिहार बोर्ड पर इसीलिए जोर दिया जा रहा है क्योंकि ये BPSC के थ्रू है, लोक सेवा आयोग के द्वारा पूछा जा रहा है, बिहार से रिलेटेड पूछेगा। तो SCERT जब आप पढ़िएगा, जैसे कि आपने 5th का पढ़ा, तो ऐतिहासिक स्मारक में आपको उसमें सिर्फ और सिर्फ जो मैंने बताया है पढ़ाया है बिहार का ही वर्णन है। इसीलिए बिहार बोर्ड पर ज़्यादा जोर देना है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है सिर्फ और सिर्फ बिहार के ही शिक्षकों के लिए है। तो बिहार से आपको अदर दूसरे स्टेट का पूछा नहीं जाएगा। लेकिन जब आप NCERT में जाइएगा
तो आपको अलग अलग राज्यों का पूछा जाएगा। हालांकि बिहार बोर्ड के ज्योग्राफी बुक में भी आप देखिएगा तो केरल की भी चर्चा है, ऐसे कई राज्य है जिसका चर्चा है, तो उसको आपको ध्यान में देखना है। अगर आप लोगों के पास भी बिहार बोर्ड का बुक नहीं है या मेरे क्लास पर अभी आप लोग डिपेंड हैं, तो घर में फ़िलहाल आप एनसीईआरटी तो ज़रूर पढ़ना शुरू कर दीजिए। एससीईआरटी में पढ़ा रही हूँ। कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि आप दोनों पढ़िए, आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा। आपको जिसमें अगर आपने सौर मंडल एनसीईआरटी में आपके क्लास 6 में उस चैप्टर का नाम सौर मंडल है, तो इसमें आपका हमारा सौर मंडल करके है, इसमें कहानी की तरह है, इसमें डायरेक्ट आपको सौर मंडल से शुरू किया है। कंटेंट सेम है, सब कुछ है, बस थोड़ा सा फ़र्क है। तो आपका ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कंप्यूटर साइंस वाले की, तो उनकी जो बात करेंगे उनमें थोड़ा सा 2 मिनट का और समय दीजिएगा। यहाँ तो ये क्लियर हो गया कि आपको ये दोनों पर ध्यान देना है, किस क्लास वाले क्या पढ़ेंगे। अब आप लोग जिनका भी कंप्यूटर साइंस है या जो भी है, आ जाइए इधर। अगर अब प्रश्नों का तरीका इस तरह से होता है, ये आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ लिख रखा है, ये देखिए। अगर इस तरह से आपके प्रश्न पूछे जाए कि जनरल हिंदी यानी कि हिंदी ग्रामर 10th तक में जो भी आता है, जनरल हिंदी जो भी बेसिक ग्रामर है हिंदी का वो, जनरल इंग्लिश वो भी वही बेसिक ग्रामर, नाउन प्रोनाउन, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो 8 है, 8 टाइप, उसको अगर आप देख लेते हैं, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव प्रीपोजिशन कंजक्शन, तो ये अगर देख लेते हैं तो ये आपका हो गया जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में आपका वही चीज़ आएगा जो आप अभी बिहार बोर्ड के भूगोल के बुक में पढ़ रहे हैं। अगर आपके पास बुक है तो आप उसको उल्टा के देखिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जनरल नॉलेज में आपको ये बिहार बेस्ड होगा, ये याद रखिएगा। अगर जनरल नॉलेज पूछा जाए और अगर जनरल स्टडीज़ से पूछा जाए तो यहाँ पे आपको हो सकता है कि नेशनल लेवल पर ये आपको पूछा जा सकता है। इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है 5 क्वेश्चंस रहेंगे। केवीएस में भी कम ही थे, तो ये बिहार बोर्ड का एग्जाम है तो इसमें ज़्यादा नहीं रहेगा। उसके बाद आप मैथ पर आ जाइए। मैथ अगर आपसे पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है, ईवीएस पूछा जाता है, सीडीपी और कंप्यूटर, तो अब देखिए अगर इस तरह से आपके क्वेश्चंस का लेवल रहेगा तो जो भी कंप्यूटर साइंस वाले हैं वो ध्यान दीजिए, उनको भी ईवीएस पढ़ना ही पड़ेगा। आप किस लेवल से हैं, कहाँ से किए हैं, कितने पेपर 1 है, पेपर 2 है, उस अनुसार से आपको ईवीएस तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि 3 चीज़ों को यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया जाएगा, ऐसा अनुमान है। मैं गारंटी नहीं लेती हूँ, लेकिन एक बार सिलेबस आउट होने दीजिए। अगर आप इससे परिचित रहेंगे तो आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। सीडीपी आपको मैक्सिमम नंबर का पूछा जाएगा। कंप्यूटर, ये देखिए, एक जनरल हिंदी को अगर आप 10 मार्क्स में ले लेते हैं, जनरल हिंदी, अगर आपके नॉलेज को जांच करने के लिए कि आपको कितना जानकारी है, फिर जनरल इंग्लिश मान के चलिए 10 मार्क्स का आपका हो गया। फिर ये जो बिहार बेस्ड जनरल नॉलेज है, इसको अगर आप 5 मार्क्स ले लेते हैं, और जनरल स्टडीज़ है, इसको भी अगर आप 5 मार्क्स ले लेते हैं, तो ये आपका 13 मार्क्स का हो गया टोटल। यहाँ से यहाँ 13 मार्क्स का आपका हो गया। उसके बाद ये देखेंगे रीजनिंग आप मान के चलिए केवीएस में भी 5 मार्क्स के ही पूछे गए थे, तो इसमें भी वही मान के चलिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ केवीएस पर आधारित पूछा जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम पैटर्न, क्वेश्चन पैटर्न ये हो सकता है, इसकी बहुत अधिक संभावना है। तो आपको क्या पढ़ना है अभी फ़िलहाल मैं इस पर लास्ट में आपको बताती हूँ। और ये देखेंगे कंप्यूटर भी यही मान के चलिए आप 5 मार्क्स के या 10 मार्क्स, 5 से 10 के बीच में, या तो 5 या तो 10, तो ये 30 हो गया, ये 40 हो गया। कुल आपका ये देखिए 40 मार्क्स हो गया। 40 मार्क्स में इन्होंने सारे सब्जेक्ट को सीमित कर दिया है, या इतना सीमित कर दे तो आपका अब बचता है कैरी ओवर नंबर 110। 110 में आपको सीडीपी, ईवीएस और मैथमेटिक्स, ये तीनों सब्जेक्ट बांट लेने हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको ईवीएस और सीडीपी, इस पर जोर देना है। अगर आप, और यहाँ है आपका मैथ, मान लीजिए 10 नंबर का अगर आपसे मैथ पूछा जाए तो ईवीएस 50 नंबर, ईवीएस आपका 50 नंबर का और सीडीपी आपका 50 नंबर का। अगर मैथ को 20 नंबर कर दिया जाए तो 40 नंबर का सीडीपी कर दिया जाएगा और 50 नंबर का आपका ईवीएस कर दिया जाएगा। ईवीएस सीडीपी से आपको ज़्यादा क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाएंगे। और आप लोग चूँकि कई एग्जाम देकर आपने कम से कम प्राइमरी तो पास कर ही लिया है, मिडिल पास कर ही लिया है, 9th 10th पास कर ही लिया है, केवीएस के भी कई अभ्यर्थी एग्जाम
दे ही चुके हैं, तो आप लोगों को ये बिल्कुल अंदाज़ा होगा और आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये बिल्कुल सही है। अगर इस तरह से पूछा जाए तो कंप्यूटर साइंस वाले को भी ईवीएस पर ध्यान देना होगा, सीडीपी पर ध्यान देना होगा। अधिक संभावना इसी तरह के क्वेश्चंस को पूछने का है। अगर सब्जेक्ट स्पेसिफिक पूछा जाएगा तो फिर अभ्यर्थी उसके लिए जोर देने लगेंगे, आंदोलन करने लगेंगे, मैंने इसी सब्जेक्ट से किया है तो मुझे इसी का टीचर बनाया जाए। हालांकि सब्जेक्ट स्पेशल टीचर जो होता है 9th 10th में होता है, 8th तक तो आप लोगों ने भी पढ़ा है, हम लोगों ने भी पढ़ा है कि कोई भी जो हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं वही सर सिविक्स भी पढ़ा देते हैं। और जब 9th 10th में हम लोग ऊपर चले आते हैं तब टीचर की अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग शिक्षक की आवश्यकता होती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जिनका हिंदी है, जिनका लैंग्वेज हिंदी है या इंग्लिश है, आप समझ सकते हैं, तो उनसे अगर कोई सोचे कि 100 नंबर का हमसे हिंदी पूछ लिया जाएगा, 50 नंबर का सिर्फ सीडीपी पूछ लिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये बीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम लिया जा रहा है, एग्ज़ाम का थोड़ा सा लेवल हाई होगा। ये ध्यान रखना है आपको कि आपको किसी भी कीमत पर ईवीएस एसएसटी पूछा ही जाएगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए और नहीं भी पूछे गए हैं इस तरह के, अगर सब्जेक्ट वाइज पूछा जाएगा फिर भी आप ये पढ़िए ईवीएस, क्योंकि अगर जनरल नॉलेज ऐसा नहीं है कि आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए तो उसमें आप परेशान हो जाइएगा। इसलिए अपने नोट्स को बनाने पर लग जाइए। कोई भी चीज़ पढ़ा हुआ बेकार नहीं जाता है, वो आपके काम में आता है। तो उम्मीद करते हैं आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। आगे मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास को लेकर। बने रहिए इस चैनल पे, जो भी नए हैं सब्सक्राइब करिएगा और एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। मैंने जब स्टेट की तैयारी करवाई थी उस समय भी मैंने 9th 10th का सारा सब्जेक्ट का डाला हुआ है बिहार बोर्ड का। कई लोग देखकर कमेंट भी कर रहे हैं, आप लोग भी जाइए उसको भी देखिए। जब तक सिलेबस आउट नहीं हुआ है पढ़ाई पर लग जाइए, आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगा। और जब सिलेबस आउट होगा तो फिर आप लोग जो पहले से लगे हुए हैं उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। उम्मीद करते हैं हेल्पफुल रहा होगा क्लास।